दोस्तों, अगर आज आप वैश्विक हालात पर गहरी नजर डालें तो आपको साफ महसूस होगा कि पश्चिम एशिया की धरती इस समय बेहद संवेदनशील मोड़ पर खड़ी है। हालात ऐसे हैं जैसे सूखी घास के मैदान में बस एक चिंगारी गिरने की देर हो। खासकर ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता टकराव अब केवल कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रणनीतिक चालों और आर्थिक दबावों की खुली लड़ाई में बदल चुका है। वॉशिंगटन में बैठी सत्ता यह मानकर चल रही है कि प्रतिबंधों, आर्थिक नाकेबंदी और क्षेत्रीय दबाव के जरिए वह तेहरान को झुकाने में सफल हो जाएगी, लेकिन जमीन पर तस्वीर इससे कहीं ज्यादा जटिल है। ईरान के भीतर महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक असंतोष जरूर बढ़ा है, लेकिन यह भी सच है कि बाहरी दबाव अक्सर देशों को भीतर से और अधिक संगठित कर देता है। अमेरिका की रणनीति साफ दिखाई देती है। ऊर्जा मार्गों पर पकड़ मजबूत करना, सहयोगी देशों को साथ लेकर दबाव बनाना और क्षेत्रीय संतुलन अपने पक्ष में रखना। मगर इसी बीच वैश्विक शतरंज की बिसात पर एक नई चाल चली गई है जिसने समीकरणों को बदल दिया है। यहां से कहानी में प्रवेश होता है भारत का। भारत ने अब ऐसी सक्रियता दिखाई है जिसने दुनिया की बड़ी ताकतों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। शुरुआत में लगा कि भारत का फोकस सिर्फ अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है, जो कि हर जिम्मेदार राष्ट्र का कर्तव्य होता है। लेकिन इसके साथ साथ भारत ने मानवीय सहायता, व्यापारिक आपूर्ति और रणनीतिक संवाद की एक समानांतर पहल भी तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि जरूरी सामान, दवाइयां और आवश्यक वस्तुओं से भरे बड़े काफिले तैयार किए जा रहे हैं ताकि संकट की घड़ी में संतुलन बनाए रखा जा सके। भारत की यह नीति केवल एक देश का साथ देने या विरोध करने की नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार मार्ग और वैश्विक अर्थव्यवस्था में संतुलन, इन सब पर भारत की नजर है। यही वजह है कि नई दिल्ली की हर चाल को अब वॉशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग तक गंभीरता से देखा जा रहा है। भारत खुलकर किसी धड़े में खड़ा होने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को केंद्र में रखकर बहुपक्षीय संवाद की राह पर आगे बढ़ता दिख रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि आज का भारत सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि निर्णायक भूमिका निभाने वाला खिलाड़ी बन चुका है। दुनिया की बदलती ताकतों के बीच भारत अपनी रणनीति, कूटनीति और आर्थिक ताकत के दम पर संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यह तनाव किस दिशा में जाता है और भारत की पहल किस तरह नए समीकरण गढ़ती है। अगर आपको ऐसी ही विश्लेषणात्मक और दमदार जानकारी पसंद आती है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी बड़ा अपडेट आपसे छूट न जाए। और हाँ, आप ये वीडियो किस शहर और किस राज्य से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह एक बहुत बड़ा, बहुत विशाल रणनीतिक कदम है जिसे कूटनीति यानी डिप्लोमेसी की दुनिया में एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी और मजे की बात तो यह है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहा जाने वाला अमेरिका अपनी आंखों के सामने यह सब होता हुआ देख रहा है। उसे सब पता है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। उसके हाथ बंधे हुए हैं, वह बेबस नजर आ रहा है। भारत चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी ढोल नगाड़े के, बिना किसी बड़े हंगामे के ईरान को यह सारा सामान भेजने वाला है। अब आपके मन में और हर उस भारतीय के मन में जो अपने देश से प्यार करता है, यह सवाल जरूर उठ रहा होगा और उठना भी चाहिए कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या मजबूरी या रणनीति है कि भारत अमेरिका जैसे सुपर पावर की नाराजगी मोल लेकर, उससे पंगा लेकर ईरान को सैकड़ों ट्रक सामान भेज रहा है। आखिर भारत इतना बड़ा जोखिम, इतना बड़ा रिस्क क्यों उठा रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि वह अमेरिका, जो किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाकर, सैंक्शंस लगाकर उसे बर्बाद कर देता है, उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देता है, वह भारत के इस कदम को क्यों नहीं रोक पाएगा? आखिर उन ट्रकों के अंदर, उन कंटेनरों के अंदर ऐसा क्या सामान लदा हुआ है, ऐसा क्या खजाना या रहस्य है जो इस खबर को इतना ज्यादा रहस्यमयी और दिलचस्प बना देता है? क्या उसमें हथियार हैं? क्या उसमें कोई खुफिया तकनीक है या फिर कुछ और? तो चलिए दोस्तों, आज हम इन तमाम सवालों की गहराई में उतरेंगे और परतों को एक एक करके खोलेंगे, जैसे प्याज के छिलके उतरते हैं। हम ईरान के मौजूदा बदतर हालात से लेकर भारत की शानदार कूटनीति तक हर पहलू को, हर एंगल को समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा।
फ्लैशबैक में जाना होगा और ईरान के मौजूदा हालात को जमीन पर उतरकर ग्राउंड जीरो पर जाकर समझना होगा कि आखिर वहां की आम जनता पर क्या बीत रही है। न्यूज चैनलों की हेडलाइंस से अलग, अखबारों की सुर्खियों से परे वहां की हकीकत बहुत डरावनी और रूह कंपा देने वाली है। ईरान में इस समय आर्थिक संकट इतना गहरा चुका है, इतना विकराल रूप ले चुका है कि वहां का आम नागरिक त्राहिमाम कर रहा है, खून के आंसू रो रहा है। हालात सुधरने के बजाय हर दिन हर पल बदतर होते जा रहे हैं। वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी है। महंगाई वहां आसमान नहीं बल्कि अंतरिक्ष को छू रही है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वहां चीजों के दाम किस रफ्तार से, किस रॉकेट की गति से बढ़ रहे हैं। स्थिति यह है कि सुबह आप जो दूध या ब्रेड जिस कीमत पर खरीदते हैं, शाम होते होते उसकी कीमत बदल जाती है, बढ़ जाती है। लोगों के हाथ में जो पैसा है, जो करेंसी है, उसकी वैल्यू लगातार गिर रही है, वह मिट्टी के मोल होती जा रही है। बेरोजगारी ने वहां के नौजवानों का जीना हराम कर दिया है। जब काम धंधे ही नहीं होंगे, फैक्ट्रियां बंद पड़ी होंगी, तो लोगों की जेब में पैसा कहां से आएगा? और जब पैसा नहीं होगा तो वह खाना कैसे खाएंगे? क्या आपको पता है? और यह जानकर आपको बेहद हैरानी होगी, शायद धक्का भी लगे, कि ईरान भारत का एक ऐसा पड़ोसी है, हमारे ही क्षेत्र का, हमारे ही रीजन का एक ऐसा देश है जहां की महंगाई दर इस वक्त शायद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अक्सर हम और आप जब महंगाई की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वेनेजुएला या जिम्बाब्वे जैसे देशों की तस्वीरें आती हैं, जहां लोग बोरियों में भरकर नोट ले जाते हैं, या फिर हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान का हाल देखते हैं और सोचते हैं कि वहां बहुत बुरा हाल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ताजा आंकड़ों के मुताबिक ईरान की महंगाई दर इस वक्त हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी कई गुना ज्यादा हो चुकी है। यह आंकड़े किसी को भी डराने के लिए काफी हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, हमारे भारत में जब महंगाई दर 4 या 5% के आसपास होती है तो हम परेशान हो जाते हैं, घर का बजट बिगड़ जाता है, विपक्ष सरकार को घेरने लगता है, आंदोलन होने लगते हैं। हमारे आसपास के देश जैसे भूटान, नेपाल या बांग्लादेश में यह 7 से 9% के बीच झूलती रहती है। लेकिन ईरान की महंगाई दर एक अलग ही लेवल पर, एक अलग ही ग्रह पर पहुंच चुकी है। वहां महंगाई 35% से लेकर 40% के बीच बनी हुई है, और यह कोई 1 या 2 महीने का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह लगातार कई महीनों और सालों से बना हुआ है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह एक डेथ वारंट जैसा है, एक ऐसा कैंसर है जो देश को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खत्म कर रहा है। जनवरी 2026 तक आते आते ईरान में मुद्रास्फीति यानी महंगाई की स्थिति अत्यंत गंभीर, बेहद चिंताजनक बनी हुई है। यह आधुनिक ईरान के इतिहास का अब तक का सबसे गहरा और सबसे बड़ा आर्थिक संकट है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डाटा को अगर हम देखें, उनका अध्ययन करें, तो पता चलता है कि दिसंबर 2025 तक ईरान की महंगाई दर 6% तक पहुंच गई थी। 35%, आप कल्पना कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी अपना अनुमान लगाया है, अपनी भविष्यवाणी की है कि साल 2026 में औसत महंगाई दर लगभग 41.6% रहेगी। यह सामान्य से बहुत बहुत ज्यादा है, और सबसे ज्यादा दुख की बात वहां की करेंसी, वहां की मुद्रा ईरानी रियाल की है। रियाल की वैल्यू ऐतिहासिक निचले स्तर पर रसातल में गिर गई है, वह रद्दी के कागज के टुकड़े के बराबर हो चुकी है। अगर हम जनवरी 2026 के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो आप सन्न रह जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। एक अमेरिकी डॉलर सिर्फ $1 खरीदने के लिए वहां के लोगों को लाख रियाल देने पड़ रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने कोई गलत आंकड़ा नहीं बोला। लाख रियाल सिर्फ $1 के लिए। अब आप खुद सोचिए, वहां के लोगों को अगर बाजार से सब्जी लानी हो, दूध लाना हो या एक वक्त का खाना खरीदना हो, तो उन्हें जेब में नहीं, वॉलेट में नहीं, बल्कि बोरियों में भरकर, सूटकेस में भरकर नोट ले जाने पड़ते होंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आप ईरान की करेंसी को लेकर दुनिया के किसी दूसरे देश में जाएं, तो उसकी वैल्यू लगभग 0 है, 0 है। कोई उसे लेना नहीं चाहता, कोई भी देश रियाल में व्यापार करने को तैयार नहीं होता। लेकिन दोस्तों, तस्वीर का दूसरा पहलू, सिक्के का दूसरा हिस्सा यह है कि ईरान जो कभी इतना समृद्ध देश था, इतना अमीर देश था, जिसकी सभ्यता इतनी पुरानी है, जिसके पास तेल के, आयल के इतने बड़े भंडार हैं, उसकी यह हालत हुई कैसे? आखिर कौन है इसका असली जिम्मे?